इस वीडियो के माध्यम से जुड़वा यानी यमज, जिसे हम लोग ट्विंस कहते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ट्विंस, जुड़वा बच्चे की उत्पत्ति जब की जाती है तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होता है, ये सिंगल चाइल्ड बर्थ प्रेगनेंसी नहीं होता है। ये जो है कई बच्चों को, एक से अधिक बच्चों को एक साथ उत्पन्न करने का प्रक्रिया है। आमतौर पर गर्भाशय में एक बच्चे का विकास होता है। उस विकास में बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल पाता है। बच्चे का बर्थ होना, डिलीवरी होना आसान होता है और उसकी देखभाल करनी, उसको पोषण उपलब्ध करवाना माता के लिए, परिवार के लिए ज्यादा सुलभ होता है। लेकिन अगर कभी किसी महिला में किसी कारणवश गर्भाशय के अंदर 2 बच्चे या 2 से ज्यादा बच्चे ग्रोथ हो जाते हैं, विकास कर लेते हैं, तो उन बच्चों को पोषण भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। डिलीवरी करना भी थोड़ा क्रिटिकल होता है, परेशानी होती है और बच्चे का लालन पालन भी थोड़ा दुविधाजनक, बच्चे का लालन पालन करना भी थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल साइंस सिंगल चाइल्ड के विकास को प्रमोट करता है। लेकिन कुछ वजह है जिस वजह से कभी कभी गर्भाशय में एक से अधिक बच्चे विकसित हो जाते हैं और किस प्रकार से वो विकसित होते हैं, उनके कौन कौन से उनको प्रकार में बांटा गया है, टाइप्स में बांटा गया है, वो सभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मैंने लिखा है ट्विंस, जुड़वा या मल्टीपल प्रेगनेंसी से क्या समझते हैं, इसके प्रकार लिखिए। गर्भकाल एवं प्रसव के बाद उचित पोषण, देखभाल, प्रसव में सुविधा एवं बच्चे को समुचित विकास के लिए एक बच्चे का गर्भाशय में विकास होना और उसका जन्म लेना आवश्यक होता है। परंतु कभी कभी 2 या इससे अधिक बच्चे भी जन्म लेते हैं, जिसे मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके तहत सामान्यतः 2 ही बच्चे, परंतु यदा कदा अधिक संतान भी जन्म ले लेते हैं। 2 बच्चे को जुड़वा या यमज, जिसे ट्विंस कहते हैं, और जुड़वा 3 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन से प्रकार है। मोनोजाइगोटिक है, डाइजाइगोटिक है। मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, डाइजाइगोटिक को फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, और एक दोनों होता तो मूल रूप से 2 ही है, लेकिन एक जो है आपको कंजॉइंट ट्विंस होता है, जिसको कि हम लोग सियामीज ट्विंस भी कहते हैं। 3 प्रकार के ट्विंस होते हैं। यहाँ पहला मैंने बताया है मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस। मोनो मतलब एक, जायगोट से बना हुआ, एक जायगोट से बना हुआ जब बच्चा होता है तो वैसे जुड़वा को हम लोग मोनोजाइगोटिक कहते हैं। और ऐसे जायगोटिक जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वह जन्म के बाद देखने में एक जैसे लगते हैं, उनके बहुत सारी चीज एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हैं, इसलिए इसको आइडेंटिकल ट्विंस भी हम लोग कहते हैं। हिंदी में मैंने समरूप या अभिन्न यमज बताया है। अंडवाहिनी नली में एक अंडाणु और एक शुक्राणु के संलयन अर्थात निषेचन से बने एक युग्मनज जायगोट लगभग 3 से 5 दिनों के भीतर 8 से 16 कोष के मोरुला में बदलने से पूर्व ही विघलन करके 2 समान भागों में बंट जाएं, तो इसका विकास होता है। इसके प्लेसेंटा समान लेकिन एम्नियोटिक साइट 2 अलग अलग होते हैं। ये समान लिंग यानी सन या डाउटर वाले होते हैं। इनका जीन, आनुवांशिक लक्षण, रक्त वर्ग एक दूसरे से मिलता है। इनकी मानसिक क्षमता, व्यवहार समान होती है, परंतु एक अंतर समानता देखने को मिलता है। एक यदि लेफ्ट हैंडेड है तो दूसरा राइट हैंडेड होता है। बाल यदि घुंघराला है तो वे परस्पर विपरीत घुंघरेले होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था मित्रों कि स्त्री का तो गर्भाशय एक होता है, लेकिन अंडवाहिनी क्या होती है, 2 होती है, और दोनों अंडवाहिनी की तरफ एक एक अंडाशय भी होता है। सॉरी मित्रों, दोनों अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब के तहत एक एक जो है अंडाशय ओवरी होता है। मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि इस प्रकार का जो है रचना हम लोग देखते हैं।
इस प्रकार की रचना को आपको मैंने दिखलाया था, है ना। इस रचना में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, इसको कहते हैं अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब बोलिए या ओविडक्ट बोलिए। और ये जो दिखलाए हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय का मतलब क्या हो गया, अंडाशय का मतलब हो गया ओवरी, यानी स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं और 2 अंडवाहिनी होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैंने बताया था कि अंडाशय से हर महीने एक ही अंडे निकलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए जनवरी में यहां से इस अंडाशय से एक आपको ओवम निकल रहा है, यहाँ ओवम नहीं कहेंगे, सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे, क्योंकि अंडाशय से जब अंड निक्षेपण होता है तो अंडाणु का नहीं होता है बल्कि द्वितीयक अंडकोशिका अर्थात सेकेंडरी ओसाइट का होता है। अगर जनवरी में यहां से सेकेंडरी ओसाइट निकल रहा है तो फरवरी में यहां से निकलेगा, मार्च में यहां से निकलेगा, अप्रैल में यहां से निकलेगा, ये अल्टरनेट चलता है, ठीक है। यानी एक बार में एक अंडाशय से एक ही द्वितीयक अंडकोशिका निकलती है और जिधर से अंड कोशिका निकलती है उधर वाला फैलोपियन ट्यूब में वो क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, फैलोपियन ट्यूब उसको ग्रहण कर लेता है, ठीक है। किस प्रकार से प्रोसेस होता है ये सब पुराने वीडियो में बताया हुआ है। तो देखिए जनरली यही चीज होता है, यानी यहां से एक अंडाणु निकला और वह अंडाणु कहां चला गया, वह अंडवाहिनी नली में यहां पहुंच गया। और शुक्राणु भी आपको करोड़ों की संख्या में प्रवेश करते हैं, लेकिन निषेचन का जब कार्य होता है तो करोड़ों की संख्या में शुक्राणु प्रवेश भले करते हैं लेकिन सारे शुक्राणु क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और वह क्या होते हैं वो सब पहले आपको बताया जा चुका है। अब ये शुक्राणु गमन करते हुए गति करते हुए यहाँ पर आएगा और आने के बाद इसके साथ क्या कर जाएगा, निषेचन कर जाएगा, ठीक है। जनरली यही चीज होती है। तो आपको जब अंडवाहिनी नली में निषेचन कर जाता है तो निषेचन करने के बाद यह जाइगोट में बदल जाता है, जाइगोट जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज में बदल जाता है। फिर उसमें क्लीवेज होता है, क्लीवेज का मतलब विदलन। विदलन मैंने बताया था कि एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है, लेकिन इसमें समसूत्री विभाजन ऐसा है जिसमें कोशिकाएं जब बढ़ती हैं तो बढ़ने के बाद वो जो कोशिकाएं बनाती हैं उन कोशिकाओं का साइज जो है वो अलग होता है, यानी असमान होता है ना। अगर मातृ कोशिका बड़ी है तो डॉटर सेल जो होगा वो क्या होगा, छोटी होगी, संतति कोशिकाएं छोटी होगी। साथ ही साथ सारी कोशिकाएं वो स्वतंत्र नहीं रहती है बल्कि एक घेरे के अंदर ही वो मौजूद रहती है, घेरे के अंदर ही वो इकट्ठी रहती है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, विदलन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जाइगोट का क्या हो रहा है, विदलन हो रहा है। और विदलन की वजह से जाइगोट का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। और भ्रूण जो है आपको जब ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है तो यहां पर आगे के गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम रहता है उसमें आगे क्या होता है, इम्प्लांट होता है। तो यहां पर जाइगोट में जब विदलन हो रहा है और वह मोरूला में बदलेगा, मोरूला का मतलब हो गया कि निषेचन के बाद जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और कोशिकाओं की संख्या 8 से जब 16 हो जाती है तो वह कोशिका क्या कहलाता है, वह मोरूला कहलाता है। वह स्टेज जो होता है वो मोरूला स्टेज होता है, ठीक है। तो मोरूला में बदलने से पहले, मोरूला बदलने में 3 से 5 दिन का समय लगता है। तो 3 से 5 दिन के पहले ही मान लिया जाए ये जाइगोट क्या हो गया, टूट गया। किसी वजह से ये जाइगोट विदलन के दौरान 2 अलग अलग भागों में बट के सेपरेट हो गया। तो जब सेपरेट हो जाएगा और तो सेपरेट होने के बाद आगे क्या होगा, आपके गर्भाशय में विकसित होगा, भ्रूण के रूप में विकसित होगा। और जब भ्रूण के रूप में विकसित होगा तो वो 2 भ्रूण होंगे और दोनों भ्रूण क्या होंगे, वो आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक कहलाएंगे। वही मैंने यहाँ लिखा है, एक अंडाणु और एक शुक्राणु के संलयन से बने एक मिनज लगभग 3 से 5 दिनों के भीतर 8 से 16 कोशिकीय मोरूला में बदलने से पहले ही विदलन करके 2 समान भागों में बढ़ जाते हैं और इनका प्लेसेंटा क्या होता है, समान होता है। देखिए मैंने यहाँ दिखलाया, एक अंडाणु है, एक शुक्राणु। एक अंडाणु एक शुक्राणु क्या कर रहा है, एक दूसरे से निषेचन कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कर रहा है। यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन कर दिया, तो जब फर्टिलाइजेशन कर लिया, निषेचन कर दिया, तो क्या बना दिया, फर्टिलाइज जाइगोट बना दिया। अब इसमें विदलन हो रहा है, विदलन होने से क्या हो रहा है, इसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, विभाजन हो रहा है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। अब ये क्या होगा कि ये 16 कोशिका या 8 कोशिका बनने से पहले ही ये 2 भाग में टूट जाएगा और ये गर्भाशय के अंदर हो रहा है। ये गर्भाशय आपको मैंने बनाया, काला कलर से जो आपको मैंने गर्भाशय दिखलाया। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है गर्भाशय के अंदर, यूटेरस के अंदर एक गर्भाशय है और इसके अंदर आपको क्या है, एक प्लेसेंटा है, ठीक है, सिंगल प्लेसेंटा। लेकिन सिंगल प्लेसेंटा के अंदर जो सैक है, एमनियोटिक फ्लूइड से बना हुआ जो सैक होता है, वो सैक 2 है। अलग अलग सैक में अलग अलग भ्रूण, यानी 2 भाग में जो बटा, एक भ्रूण यहाँ आके विकसित हो गया, एक भ्रूण यहाँ विकसित हो गया। तो अब ये बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल होंगे और इनके सेक्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेक्स सेम होंगे, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन के जब टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं कि
पुरुष जब शुक्राणु का त्याग करता है तो पुरुष के पास कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक गुणसूत्र होता है एक्स और एक गुणसूत्र होता है वाई। अगर पुरुष में रहा एक्स गुणसूत्र, पुरुष का एक्स गुणसूत्र भाग लेता है निषेचन का कार्य में शुक्राणु के साथ, तो कैसे उत्पत्ति होती है? पुत्री की उत्पत्ति होती है। और अगर वाई रहता है शुक्राणु के अंदर तो क्या पैदा होता है, क्या उत्पन्न होता है? बेटे की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए इसमें एक्स है तो अंडाणु क्या होगा? अंडाणु में तो हर हालत में एक्स ही रहेगा। अंडाणु में कौन सा गुणसूत्र रहेगा? एक्स गुणसूत्र रहेगा। लेकिन शुक्राणु में एक्स भी रह सकते हैं, वाई भी रह सकते हैं। अगर एक्स है तो एक्स एक्स मिलकर क्या बनाएगा? 2x। 2x का मतलब बेटी की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है वो दोनों का दोनों बच्चा क्या होगा? बेटी होगा, डॉटर होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए इस शुक्राणु के अंदर वाई गुणसूत्र है तो एक्स और वाई दोनों मिल जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? बेटा उत्पन्न होगा। और ये दोनों का दोनों क्या होगा? बेटा होगा। अर्थात सेक्स जो होते हैं, लिंग जो होते हैं बच्चे के, वो समान होते हैं। दूसरी बात, चूंकि ये जेनेटिक मटेरियल को एक साथ लिए हुए हैं, तो जब जेनेटिक मटेरियल को एक साथ लिए हुए हैं तो इसका जीन भी क्या होता है? समान होता है। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? समान। लेकिन डीएनए, ध्यान रखिएगा, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको जाए क्या कहता है? प्रोफाइल। तो प्रोफाइल तैयार करने में दोनों में कुछ अंतर मिलता है। जीन भले समान होते हैं लेकिन प्रोफाइल में वेरिएशन पाया जाता है। तो इनका जीन, आनुवांशिक लक्षण, रक्त वर्ग मतलब ब्लड ग्रुप, ये एक दूसरे के समान होते हैं। इनकी मानसिक क्षमता देखने में समान लगते हैं। इनका व्यवहार, बोलचाल बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, आमतौर पर देखने के बाद उसको पता नहीं लग पाता है कि ये कौन राम है, कौन श्याम है, कौन गीता है, कौन रीता है, ये पता नहीं लग पाता। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कहीं कहीं कुछ अंतर मिल भी जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए वो दो लड़कियां हैं या दो लड़के हैं, वो काम कर रहे हैं, तो एक का दाहिना हाथ ज्यादा काम करेगा, दूसरे का बायां हाथ ज्यादा काम करेगा। अगर बाल उसका घुंघरेला है तो एक बाल घुंघरेला होगा दाहिना साइड, तो दूसरा बाल घुंघरेला होगा दूसरे का बायां साइड। तो ये एक जो है अंतर मिलता है, लेकिन वो भी बहुत रेयर केस में देखने के लिए देखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको मोनोजाइगोटिक ट्विंस की उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे डायजाइगोटिक। ये जो मैं ट्विंस आपको बता रहा हूं, यह ट्विंस बहुत सारे बुक्स में नहीं दिया हुआ है। कहीं कहीं इसे थर्ड लेसन अर्थात मानव जन्म में बतलाया गया है, कहीं इसे फोर्थ लेसन, फोर्थ चैप्टर, चौथे अध्याय रिप्रोडक्टिव हेल्थ अर्थात जन्म स्वास्थ्य के अध्याय में बताया गया है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपके बुक्स में रहे या ना रहे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जुड़वा बच्चे अब आमतौर पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और इसके संबंध में हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सेकंड मैंने लिखा है डायजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस, जिसको असमरूप या सामान्य यमज कहते हैं। जब दो भिन्न ओवम को दो भिन्न स्पर्म निषेचित करें तो दो जाइगोट बनते हैं। इनके प्लेसेंटा तथा एम्नियोटिक फ्लूइड अलग अलग होते हैं। इनके लिंग समान या असमान एवं जीन भिन्न होते हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है आपको मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल में मैंने बताया था, यहां से एक ओवम निकला, द्वितीयक अंड कोशिका निकली, वो यहाँ पहुंचा अंडवाहिनी नली में, यहां से शुक्राणु में पहुंचा और इसको निषेचित कर दिया और निषेचन के बाद ये विदलन करके दो भाग में बट गया और दोनों आकर के यहाँ पर आपको गर्भाशय में आरोपित हो गया। लेकिन डायजाइगोटिक में ऐसी बात नहीं होती है। जनरली क्या होता है कि किसी भी स्त्री में अल्टरनेट अंडाशय से आपको जो है ओवम निकलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स निकलते हैं। ठीक है, यानी अगर जनवरी में इससे निकल रहा है, फरवरी में इससे, मार्च में इससे, अप्रैल में इससे, मई में इससे, जून में इस ढंग से बारी बारी निकलता है।
लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी कंडीशन देखा जाता है जिसमें किसी स्त्री में एक ही बार में इधर से भी अंडाशय निकल जाता है, द्वितीयक अंड कोशिका निकल जाती है, इधर से भी द्वितीयक अंड कोशिका निकल जाती है, इस अंडाशय से भी आपको निकलता है सेकेंडरी ओसाइट्स और इस अंडाशय से भी निकलता है सेकेंडरी ओसाइट्स। इधर से निकला तो इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, इधर से निकला तो इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। और शुक्राणु भी अंदर दो चले जाते हैं, एक शुक्राणु इधर मूव कर जाते हैं, एक शुक्राणु इधर मूव कर जाते हैं। तो निषेचन करके इधर भी एक जायगोट बना देगा और निषेचन करके इधर भी एक जायगोट बना देगा, और दोनों जायगोट जो है आपको आकर के हमारे गर्भाशय में क्या हो जाएगा, स्त्री के गर्भाशय में आरोपित हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में जो शुक्राणु गया वो शुक्राणु में हो सकता है कि जो दोनों शुक्राणु है दोनों में गुणसूत्र समान हो, XXQ, ठीक है, या हो सकता है किसी में X और किसी में Y हो, या हो सकता है दोनों में YY हो। तो वैसे कंडीशन में जो बच्चे की डिलीवरी होगी वो बच्चा क्या होगा, या तो ब्रदर ब्रदर होगा, या तो सिस्टर सिस्टर होगा, या तो एक ब्रदर होगा एक सिस्टर होगा। यानी लिंग समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जीन जो होते हैं वो जीन हर हमेशा क्या होते हैं, असमान होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, क्योंकि ये ट्विंस जो होते हैं वो देखने में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग तीसरा को पढ़ते हैं, मोनोजाइगोटिक अटैच्ड ट्विंस बोलिए या कंजॉइंट ट्विंस बोलिए या सियामिश ट्विंस बोलिए। सियामिश ट्विंस क्यों नाम रखा गया, श्याम एक देश है, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है, श्याम है ना, आज हम लोग उसको थाईलैंड बोलते हैं। तो थाईलैंड अर्थात श्याम देश में इस बच्चे को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था, पहचाना गया था, और वहां पर ऐसे बच्चे को अलग भी किया गया था। इसलिए इस बच्चे का जब भी ऐसा बच्चा कहीं उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग सियामिश ट्विंस का नाम देते हैं। मेडिकल साइंस में उसको सियामिश ट्विंस भी या कंजॉइंट ट्विंस भी कहते हैं, यानी जुड़वा बच्चे वैसे जिनके अंग क्या हो, जुड़े हुए हो। तो वो कब होता है, मैंने आपको बताया था कि विदलन जब होता है तो 3 से 5 दिन के अंदर विदलन होकर के आपको क्या बन जाए, दो अलग अलग भाग में वो टूट करके अलग सेपरेट हो जाए और दोनों आगे के यहाँ पर आरोपित हो जाए, इम्प्लांट हो जाए। लेकिन मान लिया जाए अगर आपको वो मोडुला स्टेज तक पहुंच गया, यानी कोशिका कितनी हो गई, 8 से 16 कोशिका हो गई। जब मोडुला स्टेज में पहुंच जाएगा, 16 कोशिका बन जाएगी, तो बनने के बाद वो क्या होगा, ब्लास्टोमियर जो उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है जो ब्लास्टोमियर कहलाता है, और वो ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आके क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे गर्भाशय में आरोपित होता है। तो जब मोडुला स्टेज को पार कर लेता है तब उसके ब्लास्टोमियर्स क्या हो जाते हैं, वो 2 भाग में बढ़ते हैं, यानी उसमें विदलन जो होता है वो आंशिक होता है। अर्थात 5 दिन के बाद अगर कोशिकाएं 2 अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाए, 2 अलग अलग समूह में बढ़ जाए और 2 भ्रूण का निर्माण करे, तो वैसे कंडीशन में बढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन उनके सभी के सभी पार्ट अलग अलग नहीं हो जाते, कहीं ना कहीं कुछ कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रह जाती है। तो जब जुड़ी हुई रह जाती हैं तो वही कोशिकाएं आगे जाकर के जुड़े हुए अंग वाले शरीर का निर्माण कर देता है, जुड़वा बच्चे का निर्माण कर देता है। ऐसे जुड़वा बच्चों के या तो अंग जुड़े हुए रहेंगे, सिर जुड़े हुए रहेंगे, धड़ जुड़े हुए रहेंगे, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दोनों जुड़वा बच्चों के जो बच्चे जो सरवाइव कर रहे हैं वो एक ही अंग पर सरवाइव कर रहे हैं, यानी उनके हृदय तो एक है लेकिन बच्चा क्या है, 2 जुड़ा हुआ है। तो जब एक हृदय है और बच्चे 2 हैं तो ऑपरेशन करना, सर्जरी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों बच्चे को हम जिंदा नहीं रख सकते हैं, एक ही बच्चे को जिंदा रखा जा सकता है क्योंकि हृदय एक है कि नहीं। अगर मान लिया जाए उसके शरीर में लीवर है तो लीवर को तो हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन की शक्ति होती है, लीवर को हम टुकड़े में बांट के अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मान लीजिए ब्रेन जुड़ा हुआ है, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, वैसे कंडीशन में या तो हो सकता है दोनों बच्चा मर जाए या तो किसी एक बच्चा को बचाया जा सके। तो ऐसा कंडीशन जब होता है तो ऐसे बच्चे डिलीवरी के समय ही मर जाते हैं या मरे हुए उत्पन्न होते हैं। अगर किसी वजह से वो जिंदा रह भी गए तो कुछ समय के बाद उसको ऑपरेशन कर करके, सर्जरी करके उसको अलग किया जाता है और दोनों बच्चे या तो जिंदा भी रह जाते हैं या दोनों में से किसी एक बच्चे को ही जिंदा रखा जा सकता है। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन से अंग उनके जुड़े हुए हैं और उनमें जो सरवाइव करने का जो ऑर्गन है वो ऑर्गन क्या कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन ऑर्गन है तो फिर मुश्किल है, तो एक ही बच्चे को जिंदा रखा जा सकता है। देखिए, एक शुक्राणु एवं एक अंडाणु, यहाँ पर शुक्राणु अंडाणु अलग अलग था, देखिए मैंने दिखाया, यहाँ अंडाणु एक है, यहाँ भी अंडाणु एक है, ये अलग शुक्राणु है, ये अलग शुक्राणु है। दोनों निषेचन किया, निषेचन करके 2 अलग अलग भ्रूण बनाया और दोनों भ्रूण आगे क्या हो गया, हमारे गर्भाशय में आरोपित हो गया।
यहाँ पर देख रहे हैं ये अलग अलग जो है आपको प्लेसेंटा बन गया, एक अलग प्लेसेंटा बन गया। इस प्लेसेंटा के अंदर जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, वो अलग है, इसके अंदर अलग है। तो दोनों का जो है आपको सेपरेट विकास हो रहा है, लेकिन एक ही गर्भाशय के अंदर विकास हो रहा है। इसलिए मैंने लिखा है डिफरेंट प्लेसेंटा, यहाँ है डिफरेंट प्लेसेंटा, सेपरेट एमनियोटिक फ्लूइड लेकिन सिंगल यूटेरस। और यहां पर मैंने लिखा एक शुक्राणु और एक अंडाणु निषेचन के बाद एक जायगोट बनाते हैं, परंतु 8 से 16 कोशिकीय मोर्गा में बदलने के बाद ब्लास्टोमियर में आंशिक विदलन हो तो उनके खंडित भाग की कुछ कोशिकाएं कहीं कहीं आपस में जुड़े रह जाती है, जिससे जुड़े अंगों वाले डबल मोनिस्टर यानी द्विविकृतांग जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं। इनके जीन और लिंग समान होते हैं। ये जन्म के साथ सामान्य मर जाते हैं, सामान्यतः ये जन्म के साथ सामान्यतः मर जाते हैं, परंतु कुछ जीवित भी रह जाते हैं। सर्जरी द्वारा इनको अलग अलग करने का प्रयास किया जाता है। सर्वप्रथम थाईलैंड अर्थात श्याम देश जो दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है, वहां चैंग और इंग बुनकर जो 1811 से 1874 का इसका जीवन काल रहा है, जन्म लिया था। 2 बच्चे थे और ये दोनों जो थे वो भाई थे, जुड़वा बच्चे थे, ट्विन्स ब्रदर का जन्म हुआ था। इनके कार्टिलेज और लीवर आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें आसानी से अलग अलग कर दिया गया था। इस प्रकार से आपके जुड़वा बच्चे होते हैं। तो आज के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि जुड़वा बच्चे क्या होते हैं। मित्रों, इसके बाद और भी जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको YouTube में पहले से ही पुराने साल में पिछले वर्ष 2020 में मैंने अपलोड किया था, वहां से मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग आपके अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो चौथा अध्याय है 12th वर्ग का। और साथ ही साथ आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाता है उसे आप लोग पूरा नहीं करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले 30 या 32 ऑब्जेक्टिव आपके पास भेजा था और उसका अभी तक आप लोगों ने जवाब नहीं दिया है। कृपया आप उसका जवाब जल्द से जल्द दें, ताकि हम उसका सही आंसर आपके टेलीग्राम पर भेज सके और आप उसको अपने से मैच कर सके। एक बात और दूसरी बात, आंसर भेजने वाले स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, बहुत कम बच्चे ही घर पर मेहनत करते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग कृपया लॉकडाउन में इसका फायदा उठाइए। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में बिल्कुल घर पर जाकर शिथिल हो जाइए, इससे आपकी पढ़ाई और आपके करियर को चोट पहुंच सकता है और आपको आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले वर्ष 2020 में लॉकडाउन था और कई महीने के बाद हम लोगों ने वीडियो अपलोड करना शुरू किया, लेकिन बच्चे कुछ अच्छे पढ़ने वाले थे, ऐसे भी बच्चे थे जो क्लास में सबसे पीछे बैठते थे और उसको बाहर आगे में जगह रहते हुए भी उसको मैं बोलता था कि आप पीछे क्यों बैठ रहे हैं, आगे बैठिए, लेकिन वो बोलता था नहीं सर यही ठीक है। और वो पीछे बैठती थी और बैठ के जो है क्लास में सारा कुछ एकदम मॉनिटरेट करती थी, बढ़िया से देखती थी, समझती थी। और उसमें से अनेक बच्चे ऐसे रहे हैं जिनका कि बायोलॉजी में अन्य विषयों से नंबर कहीं ज्यादा रहा है। 93 नंबर लाए हैं हमारे पास से बच्चे, और कई बच्चे 82, 84, 86 नंबर लेकर पास आउट किए। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि कॉन्शियस रहिएगा तो आपका करियर भी बढ़िया होगा, आपका रिजल्ट भी बढ़िया होगा और आपका फ्यूचर सेफ रहेगा। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।